हेलो स्टूडेंट, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बज चुके हैं दोपहर के 1। स्वागत है आप सभी का ठीक दोपहर के 1 बजे आपके अपने एग्जामपुर परिवार में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के एक बेहतरीन सेशन को। बिल्कुल गुड आफ्टरनून और वेरी गुड आफ्टरनून। सभी स्टूडेंट जल्दी से फटाफट से आ जाइए। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने आज के बेहतरीन सेशन की। और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आज के इस क्लास में भी रहने वाले हैं, तो इसलिए कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना। सच में आज आप लोगों को लिखने के लिए बहुत चीजें मिलेंगी। मैं पहले इसलिए बोल रही हूँ कि क्लास के बीच में इधर उधर जाओगे, ढूंढोगे कॉपी। पढ़ना है, आप पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका बढ़ाओ सही सा, ठीक है। एक कॉपी लो, पेन लो, तब बैठा करो पढ़ने के लिए किसी भी क्लास में। शुरू करते हैं आज के सेशन को प्यारी सी 2-3 लाइनों के साथ। दबके ना रह जाना इन जिम्मेदारियों में के बोझ में, क्योंकि सपने जो हैं वे खुली उड़ान मांगते हैं। देखो जाहिर सी बात है, कहते हैं ना, जिस काम में मन ना लगे वो काम नहीं करना चाहिए। और अगर आपका एक उद्देश्य है कि मुझे वो प्राप्त करना है, ठीक है, मुझे एग्जाम निकालना है, तो फिर आप रास्ते बदल दो, उद्देश्य मत बदल देना, ठीक है। सपोज इस रास्ते से मन नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। आपको अपने घर जाना है और घर जाने के 5-6 रास्ते हैं, या आपको चलो एक ही रास्ता याद है और उस रास्ते पर बहुत बारिश तूफान आई और पूरा ये मान के चलो मगरमच्छ ही मगरमच्छ आ गए। सपोज करने में क्या जाता है, रास्ते में मगरमच्छ लेके आ जाते हैं हम। अब आप उस रास्ते से तो घर नहीं जाओगे, पर कोई ना कोई तरीका ढूंढोगे ना, घर तो जाना ही है। तो वही चीज है, आपको अपने एम तक तो पहुंचना है। ये ना सही तो वो सही, रास्ते बदल सकते हो पर उद्देश्य नहीं बदलना चाहिए। चलिए आगे शुरू करते हैं आज के सेशन को टॉप 30 क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। बढ़िया क्वेश्चन है, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दिया हुआ है, एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा विकल्प आपको एक वैल्यू सूची से एक सेल वैल्यू को सीमित रखने की अनुमति देता है। Which of the following option in MS Excel lets you restrict the value of a cell from a list of value? क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आंसर आना स्टार्ट भी हो चुका है। चलो, कौन सा विकल्प एक वैल्यू सूची से एक सेल वैल्यू को सीमित रखने की अनुमति देता है? डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिड है या नहीं? फ्रीज पेन, पूरे पेन को फ्रीज कर देगा, आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर बात की गई है किसके बारे में? रेस्ट्रिक्ट कर देता है वैल्यू को। वैल्यू को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यहां पर आप अगर देखो तो ये डेटा वैलिडेशन का एग्जाम्पल आपको दिखाई दे जाएगा। डेटा वैलिडेशन में जाकर आपको सेटिंग के अंदर दिखाई देगा कि भाई डेटा रखना है, मिनिमम क्या साइज होना चाहिए, मैक्सिमम क्या साइज होना चाहिए। अगर आपका डेटा, या मैं ऐसे बोलूं, सपोज करो आप फॉर्म फिल करते हो अपने एग्जाम के लिए, कोई फॉर्म आपने फिल किया जिसमें 18 से 25 साल तक के ही बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं, तो मैं उस सेल में डेटा वैलिडेशन लगा दूंगी कि यूजर जो भी इनपुट डाले वो 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। अगर आपने डेटा डाला 32 तो एक्सेल लेगा ही नहीं, वो आपको दिखा देगा कि वैल्यू मैच नहीं हो रही है डेटा वैलिडेशन से, आपने वैल्यू सही नहीं डाली है दया। तो फिर केवल वही बच्चा फॉर्म भर पाता है जिसकी 18 से 25 है। आयु डेट ऑफ बर्थ डालवाते हैं ना आपसे, डेट ऑफ बर्थ ज्यादा चली गई तो कैसे, फिर नहीं हो पाएगा। तो डेटा वैलिडेशन डेटा को रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि केवल इन्हीं के बीच का डेटा डालोगे तो हम इनपुट लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा। करिए जरा इसको फटाफट से बताइए। मान लीजिए कि एमएस एक्सेल शीट में सेल, मान लीजिए कि एमएस एक्सेल शीट में सेल A1 में 10% वैल्यू है और A2 में 5% वैल्यू है, तो फॉर्मूला लगाया जाएगा A1 इंटू A2, इसकी वैल्यू क्या आएगी? करना जरा एक बार फटाफट से बताओ, इसका आंसर क्या हो सकता है?
कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? करो जरा एक बार जल्दी जल्दी से। 10% दे दिया और 5% दे दिया, मल्टीप्लाई करनी है दोनों की। आंसर आना स्टार्ट भी हो चुका है, वेरी गुड भाई। सेल A1 में लिखा हुआ है 10%, B1 में लिखा हुआ है 5%, दोनों की कर देनी है मल्टीप्लाई। क्या नहीं कर सकते भाई? 10% की गुणा कर देनी है अपने को 5% में, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी? तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी वैल्यू 0.500। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बन रहा है क्या? यही वॉइस में कोई दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है वॉइस में बच्चा? हेलो हेलो हेलो। 0.5 ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 10% की गुणा कर देनी है 5% में, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है सेम वही होगी। आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? हेलो हेलो हेलो। नहीं, आवाज तो बड़ी प्यारी आ रही है भाई, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ही रहा, पढ़िए जरा फटाफट से और बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोला, ये वो क्वेश्चन है जो एक्चुअल में आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलते हैं। कुछ 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 में से ये मान के चलो 7-8 तो होंगे जिसमें आप मजे से करके आओगे, पर 2-3 मिल जाएंगे अच्छे खासे, ठीक है। तो ये अब लेटेस्ट पैटर्न है जो कंप्यूटर का पूछा जा रहा है, लेटेस्ट पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेना एक बार इसको। चलो जी बताओ, MS एक्सेल में सेल A1 में किसी संख्या को निकटतम 10 के गुणांक में राउंड करने के लिए इनमें से किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है? वॉइस पढ़ाई नहीं हुई, किसने क्या वेस्ट कर दिया बच्चा? वॉइस 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 मुझे सही लग रही है, पता नहीं क्यों आपको ऐसी लग रही है। 1 मिनट रुकना। चलो जी बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? तो यहां पर आंसर हो जाएगा राउंड A1 माइनस के 1। पूछो कैसे, मैं बताती हूं कैसे। इसने बोला 10 का गुणांक होना चाहिए। 10 का गुणांक मतलब पीछे वाली वैल्यू को राउंड ऑफ करना है। यहां पर जब भी माइनस की वैल्यू पीछे दी जाती है तो माइनस की वैल्यू पीछे का मतलब होता है पॉइंट से पहली वाली संख्या को 0 कर दीजिए। तो भाई 10 का मल्टीपल वही तो, जो पॉइंट से पहले वाली संख्या 0 हो जाएगी। तो 0 कैसे होगी? जब मैं माइनस का 1 लूंगी। अभी भी समझ में नहीं आया तो पिटाई करूंगी मैं आपकी। क्वेश्चन दे दिया गया आपको राउंड, ब्रैकेट में लिखा गया 9 दशमलव, या ये लिख दिया गया ब्रैकेट में 9 पॉइंट, ये ले लो 98.12, और यहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाकर माइनस के 1 लिखा। जरा मुझे बस इतना बता दो इसका आंसर क्या होगा, मैं समझ जाऊंगी आपने समझा था या रट के चले गए थे। हाँ, ऑप्शन ले लेना। 98 आ जाएगा, 99 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, या 99.0 आ जाएगा। बताओ जरा इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? राउंड पढ़ा था आप लोगों ने, एक बार गलत हो गया तो हो गया। कलुआ, ऐसे नाम क्यों रखते हो आप? बताओ जल्दी से। हाँ जी, आज 1:45 पर हरियाणा वाले बच्चों के लिए एक सेशन ले रही हूं मैं, जिसके अंदर हरियाणा एग्जाम में जो कंप्यूटर को कर दिया गया है मैंडेटरी, उसके बारे में आपको चीजें बता दूंगी, ठीक है। करो जल्दी से आंसर। तो राउंड करना है, किसको राउंड करना है? जो संख्या आगे लिखी गई है, कितना इसको राउंड ऑफ करें? पीछे वाली वैल्यू देखो, माइनस के 1 का मतलब क्या होता है? नंबर लाइन होती है, 0 बीच में आता है, यहां पर पॉजिटिव संख्या, यहां पर नेगेटिव। पॉइंट से पहले वाली संख्या के लिए नेगेटिव इस्तेमाल किया जाता है। नेगेटिव का मतलब है पॉइंट से पहली वाली, एक के लिए लिखेंगे 1, पॉइंट से पहले वाली एक संख्या को 0 बना दो। आ जाओ बनाते हैं एक बार। हमें दे रखा है 98, अब पॉइंट से पहले वाली है ना,
पॉइंट के बाद जो भी संख्या है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास बचा 98, पॉइंट से पहले वाली संख्या इस 8 को 0 बनाना पड़ेगा। ऐसे केवल दो ही कंडीशन है, या तो मैं 90 लिखूंगी तो मेरा 8 0 होगा, या तो मैं 100 लिखूंगी तो मेरा 8 0 होगा, और दोनों 10 का मल्टीपल है ना, वही बात बोल रहा है ये। 98 किसके ज्यादा करीब है? 100 के ज्यादा करीब है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 100 विल बी द राइट आंसर। आप क्लास डेली लो, मजाल है क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्लास से बाहर आ जाए, पर उसके लिए कॉपी पेन लेकर तो बैठना पड़ेगा आपको। मेहनत आज करो, नहीं तो आज से 10 साल बाद करो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी जिम्मेदारियां कम है तो इसलिए एहसास नहीं होता है ना। जब शादी हो जाती है, जब फैमिली बड़ी हो जाती है, मम्मी पापा हैं, सब चीजें आपको देखनी होती हैं, तब आपके पास कोई विकल्प ही नहीं बचता। आपने कभी अपने पापा को आराम करते हुए देखा है? कभी नहीं देखा होगा। चाहे बारिश आ रही हो, चाहे बहुत तेज धूप हो, है ना, जैसे पापा साइकिल पे जाते हैं या मोटरसाइकिल पे जाते हैं, स्कूटी पे जाते हैं, जब पापा भरी दोपहरी में घर में आते हैं ना, एक बार स्कूटी पर हाथ लगाना, कितनी गर्म होती है ना। हेलमेट छूकर देखना कितना गर्म होता है। तो वो लोग इतनी क्यों करते हैं, इतनी परिश्रम क्यों कर रहे हैं, सुबह जाके शाम तक आ रहे हैं। उनका ना संडे होता है ना मंडे होता है, वही होती हैं जिम्मेदारियां, ठीक है। तो या तो आप आज मेहनत कर लो, या तो आप 10 साल बाद मेहनत करोगे, पर करनी तो पड़ेगी आपको आजीविका चलाने के लिए। एमएस एक्सेल में इनमें से किस लक्षण के द्वारा छात्रों को मिले अंकों को विशेष रूप से हाईलाइट दर्शाने के लिए यदि किसी बच्चे का नंबर 10 से कम है तो वो अपने आप हाईलाइट हो जाए, इसके लिए मैं कौन से ऑप्शन पर क्लिक करूंगी? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? करिए जरा, बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। भाई अगर मैं सपोज करो जैसे स्कूल में टीचर नहीं होती थी, कौन कौन से बच्चे फेल है उनको देखने के लिए वो क्या करती थी? एक्सेल शीट में कंडीशनल फॉर्मेट लगा देती थी। जिन जिन बच्चों के नंबर 10 से कम होते थे उस पे हाईलाइट आ जाता था, चाहे वो रेड कलर की लाइन आ जाए, चाहे कुछ पूछ के आ जाए। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ही रहा, पढ़िए जरा इसको फटाफट से और बताइए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एमएस एक्सेल में कौन सा सेल एड्रेस मान्य नहीं होता? इनमें से कौन सा सेल एड्रेस एमएस एक्सेल में मान्य नहीं होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या होगा इसका आंसर? करिए जरा इसको फटाफट से, फिर हम बताते हैं कौन सा मान्य है। ठीक है, जो सेशन यहाँ पर आप कर रहे हो ना, एक क्वेश्चन का पूरा आपको एक तरीके से मिल जाएगा, हर पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएंगे इसके लिए ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से मान्य हैं, ताकि आप निकाल सके कि कौन सा इनवैलिड होगा। सेल का नाम एब्सोल्यूट ए और 1 हो सकता है, एब्सोल्यूट A1 भी हो सकता है, ए एब्सोल्यूट 1 भी हो सकता है, लेकिन सेल का नाम कभी भी ए अलग और 1 अलग नहीं हो सकता। कॉलम को अलग कर दिया, रो को अलग कर दिया, ई ना हो सकेला, बाकी सब आराम से हो जाएगा। कैसे? आ जाओ मैं आपको बताती हूँ डिटेल में कैसे। सेल रेफरेंस 3 प्रकार के होते हैं एमएस एक्सेल में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल रेफरेंस 3 प्रकार के होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ठीक है, रिलेटिव रेफरेंस इज वन विदाउट एब्सोल्यूट साइन, जो बिना एब्सोल्यूट साइन के होते हैं। सेल का रेफरेंस ऐसे दिखा दिया जाएगा, जैसे A1 लिख देते हैं या A1 से लेकर B1 सेल तक लिख दिया जाता है, ये रेफरेंस सेल होता है, रिलेटिव रेफरेंस होता है। एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है जहां डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब वैल्यू को फिक्स करने के लिए डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो डॉलर का इस्तेमाल कॉलम में भी होगा, रो में भी होगा। ये होते हैं आपके एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। इसको ऐसे दिखाया जाएगा, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है, और दोनों के बीच में कॉलन दे दिया। तीसरा होता है मिक्स्ड रेफरेंस, कंटेन 1 रिलेटिव एंड 1 ऑब्सोल्यूट। कंटेन मतलब मिक्स्ड रेफरेंस में रिलेटिव रेफरेंस भी आ जाता है और एब्सोल्यूट रेफरेंस भी आ जाता है। या तो आप डॉलर का साइन कॉलम के साथ लगाएंगे तो रो के साथ नहीं आएगा, या तो मैं रो के साथ डॉलर का साइन लगाऊंगी तो कॉलम के साथ नहीं आएगा। मतलब ये भी सेल का रेफरेंस सही है, ये भी सही है, ये भी सही है।
इनके अलावा कुछ भी दिखाई दे जाए तो वो सेल का रेफरेंस नहीं होता। ठीक है, 3 प्रकार के होंगे, रिलेटिव जो बिना डॉलर के होते हैं, उसके बाद आता है आपका एब्सोल्यूट जो डॉलर के साथ होते हैं, मिक्स जिसके अंदर एब्सोल्यूट भी होता है और रिलेटिव भी होता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ही रहा, पढ़िए जरा इसको भी फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से किस फलन के उपयोग से किसी टेबल में लेफ्ट मोस्ट कॉलम के मान को सर्च करके तथा समान रो में अन्य कॉलम से संगतः मूलतः रिटर्न किया जाता है। करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। भोजपुरी में पढ़ाएं, पहले आप जो पढ़ रहे हो ऐसे ही पढ़ लो। Which of the following function in MS Excel is used to search a value in the leftmost column of the table? Return the corresponding value from the another column of the same row. अगर आप केवल दाईं तरफ के, सबसे दाईं तरफ के डेटा को मैच करके सर्च करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं उसके जैसा मिलता जुलता डेटा, तो आप इसके लिए इस्तेमाल करते हैं एमएस एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन का। इसके लिए वी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्या होता है वी लुकअप फंक्शन, आ जाओ देख लेते हैं। तो वी लुकअप फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है किसी भी रो या किसी भी कॉलम को ढूंढने के लिए, रो और कॉलम को ढूंढने के लिए, मल्टीपल बहुत सारे रो और कॉलम को ढूंढने के लिए वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये लुकअप का ही अपडेटेड वर्जन है। माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर वी लुकअप को एक्स लुकअप के नाम से जाना जाता है। पहले इसको वी लुकअप कहते थे, रो कॉलम को ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब माइक्रोसॉफ्ट के 365 वाले मॉडल में एक्स लुकअप के नाम से इसको जाना जाता है। ये ज्यादा तेज तो है ही है, बल्कि आप ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं के भी डेटा को इसके द्वारा ढूंढ सकते हो। लुकअप या वी लुकअप का इस्तेमाल किया जाता है टेबल में रो और कॉलम को ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए, कॉरेस्पॉन्स डेटा को सर्च करने के लिए। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेल फॉर्मेट टू डिस्प्ले ओनली द मंथ नेम ऑफ द डेट एंटर इन अ सेल? डेट को एंटर करने के बाद आपको उस महीने का पता चल जाएगा। आपने तारीख डाली, आज कितनी है, आपने डाला 14/3/2023, तो आप केवल तारीख डालोगे, आपको महीने का पता चल जाएगा कि मार्च है। इसके लिए एमएस एक्सेल में मंथ फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। मंथ फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, यहां पर आप केवल तारीख डालेंगे और आपको महीना पता चल जाएगा। महीना मार्च है, ये केवल मंथ फंक्शन से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, पढ़िए जरा इसको भी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। डेटा में पैटर्न तथा ट्रेंड अध्ययन हेतु डेटा की गणना करने के लिए, संक्षेपण करने के लिए तथा विश्लेषण के लिए एमएस एक्सेल में कौन से टूल का इस्तेमाल किया जाता है? A dash is a tool in MS Excel to calculate, summarize and analyze data to study pattern and trend in data. डेटा में आपको गणना करनी है, डेटा के अंदर आपको चीजें पढ़नी है, अपडेट करना है, एनालाइज करना है, तो इसके लिए पाइवोट टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। पाइवोट टेबल में डेटा के बारे में संक्षिप्त रूप से पूरी जानकारी को दिखाया जा सकता है। ऑप्शन डी संक्षिप्त या पाइवोट टेबल इसका आंसर हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला है, आज का सेशन या आज से जो भी सेशन अब आप लोग देखोगे ना, उसमें आपको बहुत सारी चीजें नई दिखाई देंगी, क्योंकि अब हम उन क्वेश्चन को करेंगे जो थोड़े लेटेस्ट पैटर्न पर आ रहे हैं। वो तो कर लिए जो इजी थे, वो तो आप चुटकियों में निकाल रहे हो, बट आगे चीजों को बढ़ाओगे ना, अपग्रेड करना पड़ेगा आप लोगों को भी। तो पाइवोट टेबल का इस्तेमाल किया जाता है समराइज, किसी भी डेटा को एक साथ संक्षिप्त रूप पर देखने के लिए, एनालाइज डेटा का विश्लेषण करने के लिए, एक्सप्लोर डेटा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, और डेटा की समरी प्राप्त करने के लिए, डेटा का छोटा रूप दिखाने के लिए पाइवोट टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। पाइवोट टेबल, ये क्वेश्चन पूछा गया था
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पाइवोट टेबल तो खैर हरियाणा और राजस्थान वाले बच्चों ने भी देखा होगा। पाइवोट टेबल के क्वेश्चन आते हैं एमएस एक्सेल से। इसमें डेटा को छोटे रूप में दिखाया जाता है, डेटा को इजीली एनालाइज कर सकते हो, डेटा में आप जो भी है गणना कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, ये सारी चीजें आप डेटाओं के अंदर कर सकते हो पाइवोट टेबल के अंदर। एमएस एक्सेल में कौन सा लक्षण आपको किसी शीट के एक कॉलम में क्रमिक विषम संख्याओं को शीघ्र दाखिल करने की अनुमति देता है? आपको क्या लेनी है? ऑड नंबर्स लेनी है। ऑड या इवन नंबर को लेने के लिए फिल पर जाकर सीरीज पर क्लिक कर देना। ऑड नंबर की सीरीज लेनी है या फिर देखो यहां पे ऑप्शन नहीं ऊपर नीचे कर दिए इसने, ऑड नंबर की सीरीज सीरीज लेनी है या इवन नंबर की सीरीज लेनी है, फिल पे जाके सीरीज का इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट का काम होता है डेटा को क्रम के अनुसार लगाना, डेटा को क्रम अनुसार या डेटा को क्रम के अनुसार लगाना, ये होता है शॉर्ट के अंदर, ठीक है। और टेबल में तो टेबल जोड़ देंगे, इंसर्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बचा केवल ऑप्शन बी, फिल के बाद सीरीज को देखो, ऑड नंबर की सीरीज लेनी है या इवन नंबर की सीरीज लेनी है। अच्छा ये वाला बताओ मुझे, हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप बता दोगे, करो जरा। मान लीजिए एमएस एक्सेल की शीट में सेल A1 और A2 में जो सेल A1 है उसमें लिखा गया है 5, जो सेल A2 है ये A1 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है A2 ये हो जाएगा। A2 सेल में लिखा हुआ है 5% और A3 वाले सेल में फॉर्मूला लगा दिया A1 प्लस के A2। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, करना जरा बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसकी वैल्यू बतानी है आपको क्या आएगी, बताओ जरा, निकालो इसको, क्या आ सकता है यहाँ पे। पांच में 5% को जोड़ दो, परसेंटेज में वैल्यू को दे रखा है, ये बन जाएगी 100 के साथ कैलकुलेट करके 500%। 500 में 5 को जोड़ दोगे आ जाएगा 505%। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। भाई परसेंटेज जोड़नी है ना तो पहले सिंगल वैल्यू को परसेंटेज में कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5 अच्छा 5.5 पिटाई नहीं हो जाएगी, ये तो नंबर दे रखा है, ये परसेंटेज दे रखा है, दोनों को जोड़ दोगे ऐसे कैसे, ठीक है। परसेंटेज में ओवरऑल दिखाना है तो 5 को मैं क्या कर सकती हूँ, प्रतिशत हमेशा 100% होता है, 100% होता है। 5 में 100 को गुणा कर दिया 500% आ गई A1, 5% A2 थी, 500 में 5% को जोड़ेंगे 505% आ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। मैथ्स में नहीं निकालते, सारी चीजें मीटर में और एक सेंटीमीटर में है, तो पहले आप मीटर वाले को सेंटीमीटर में चेंज करते हो फिर आगे काम करते हो। सेम काम हमने एक्सेल के अंदर किया, देख रहे हो दया कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, और ऐसा नहीं क्वेश्चन आए नहीं हुए हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आए हुए हैं और रिपीटेड फॉर्म में आए हुए हैं, और दिल्ली पुलिस में देखना आप या हरियाणा में भी देखना आप, आपको मिलेंगे जरूर। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट सांख्यिकीय आंकड़ों को एक एकल सर्किल के भाग के तौर पर दर्शाता है? Which of the following chart is MS Excel shows numerical data as slice of a single circle? एक सर्किल के अंदर स्लाइस के तौर पर, जैसे पिज्जा नहीं होता, पिज्जा छोड़ो, आपने चीनी का पराठा खाया है बचपन में, सभी ने खाया होगा चीनी का पराठा। अरे पराठे में मम्मी चीनी भर के नहीं बनाती थी, कितना टेस्टी लगता था बचपन में। अब तो कैलोरी वगैरह याद आती है, उस टाइम पे कहीं आती थी। तो चीनी के पराठे को नहीं टुकड़े करते थे, सपोज एक चीनी का पराठा आपके लिए मम्मी ने बनाया इतना मोटा इतना बड़ा, अब आप हो 3 भाई बहन, तो आप उसमें टुकड़े कर देते हो, ये तुम्हारा ये तुम्हारा ये तुम्हारा। इसी तरीके से पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट के अंदर भी एक ही गोले में एक गोला पूरा 360 डिग्री का होता है या 100% का माना जाता है, तो उसके अंदर अलग अलग पार्ट को डिवाइड कर दिया गया है। पाई चार्ट में सिंगल स्लाइसेस होते हैं। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर ये रहा। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आपको की स्ट्रोक्स की श्रेणी को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता पड़ने पर पुनः चालू करने की अनुमति देता है?
रिपीटेड काम को, आप जो रिपीटेड काम कर रहे हो, बार बार सेम ही काम अपना रहे हो, उसको रिकॉर्ड करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल एमएस एक्सेल में किया जाता है, ये तो बताओ। डोनट के जैसा, हाँ डोनट पर अलग कह सकते हो आप, डोनट हमारे चीनी के पराठे से कहां कंपैरिजन कर रहे हो। बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा। और शॉर्टकट की भी बता देना, इसकी क्या होती है, शॉर्टकट की आप लोगों ने करी हुई है, भूलना मत। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है जी, आ जाओ, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एमएस एक्सेल लेट यू रिकॉर्ड अ सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक। रिकॉर्ड करने के लिए मैक्रो का इस्तेमाल किया जाता है। मैक्रो की शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है, मैक्रो की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट के साथ F8। एक जगह क्लास चलनी थी बट चल ही नहीं पाई, मुझे अभी पता चला। चलो, ऑल्ट के साथ F8 का इस्तेमाल किया जाता है मैक्रो के लिए। मैक्रो की कोडिंग वीबी में की गई है। वीबी की फुल फॉर्म होती है विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक भाषा के अंदर मैक्रो की कोडिंग की गई है और इसको डालने की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट के साथ F8। आगे आ जाओ, टीसीपी आईपी के संबंध में यूडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूडीपी इन टर्म्स ऑफ टीसीपी आईपी। यूडीपी की फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, 13 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। टीसीपी आईपी के संबंध में यूडीपी की फुल फॉर्म क्या होगी। यूजर डिफाइंड प्रोटोकॉल, यूनिट डेटा पैकेट, यूनिफॉर्म डेटा पैकेट, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, बताना। यूडीपी की फुल फॉर्म होती है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। यूडीपी की फुल फॉर्म होती है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है, तो यूडीपी इज कॉमनली यूज्ड इन टाइम सेंसिटिव कम्युनिकेशन वेयर ओकेजनली ड्रॉपिंग पैकेट इज बेटर देन वार्निंग। वॉइस एंड वीडियो ट्रैफिक कंट्रोल, इसको छोटो मैं बता देती हूं। जहां पर टाइम सेंसिटिव होता है, जहां पर यूजर को मल्टीमीडिया डेटा देखना होता है, यूजर मल्टीमीडिया डेटा पर काम करता है। मल्टीमीडिया का मतलब एक साथ आपको वीडियो भी दिखाई दे रही है, आपको ऑडियो भी सुनाई दे रही है और आप इमेज भी देख रहे हो, वहां पर यूडीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इसे कहा जाता है। दोनों में मेजरली डिफरेंस यहां पर अब हम देख लेंगे सी के साथ। यही नई चीजें जो हमने स्टार्ट करी हैं, इसलिए मैं बोल रही हूं, कॉपी पेन ले लेना। टीसीपी होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी की फुल फॉर्म हो जाती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी की फुल फॉर्म हो जाती है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। टीसीपी रिलायबल होता है, बिल्कुल ये रिलायबल है। डेटा को क्या करता है, ट्रांसफर करता है छोटे छोटे पैकेट में तोड़कर। यूडीपी, इसके पास कोई एक्नॉलेजमेंट ही नहीं होता, ये केवल डेटा को भेज रहा है, इसके पास कोई वैल्यू नहीं रखी। भाई इसके पास तो सारी चीजें रिकॉर्ड है कि मैंने डेटा को इतने छोटे टुकड़ों में भेजा है, पर यूडीपी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, वो अनरिलायबल है, अविश्वसनीय होता है। उसी के साथ टीसीपी जो होता है वो कनेक्शन के साथ काम कर रहा है। इसमें कनेक्शन होता है, वायर होती है, तार होती है, और ये यूडीपी कनेक्शन लेस होता है। इसमें तार या वायर का यूज नहीं किया जाता, मेजरली डिफरेंस। उसके बाद ऑर्डर्ड होता है, बफरिंग प्रोविजन टू एंश्योर करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेटा पैकेट। अगर डेटा चलते समय बफरिंग हो जाए तो डेटा वहीं से शुरू होगा जहां पर रुका था। लेकिन यूडीपी में अगर डेटा बीच में से गायब हो गया तो वो गायब ही हो गया। जैसे पुरानी नहीं आती थी, पुरानी मैसेज आते थे, किसी ने आधा मैसेज भेजा और फिर रह गया, फिर हम वेट करते थे, अरे आधा तो कुछ होगा क्या होगा, और वो कभी मैसेज ही नहीं आता था। हुआ है कभी ऐसा? तो ये वो वाला है केस, ठीक है। हैवी वेट होता है, ये लाइट वेट होता है।
ये स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग को देखता है, मतलब डेटा एक बार में कितना जा रहा है, और ये डेटाग्राम ओरिएंटेशन होता है, यूजर जितना डेटा चाहता है उसके अकॉर्डिंग होगा। हैवी ओवरहेड, बाकी तो रहने दो, लोअर स्पीड हाई स्पीड, ये ध्यान रखना। टीसीपी धीरे धीरे काम करता है, यूडीपी तेज काम करता है, ठीक है भाई। ये रिलायबल विश्वसनीय है, डेटा रिकॉर्ड है। यूडीपी में कोई डेटा का रिकॉर्ड नहीं होता, वो कैसा होता है, वो गंदा होता है, उसमें विश्वास नहीं किया जा सकता, वो केवल और केवल आपको मनोरंजन करने के लिए आया है, ठीक है, मल्टीमीडिया को दिखाने के लिए आया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, इनमें से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी नोड केंद्रीय फंक्शन पॉइंट से जुड़े हुए होते हैं, जैसे एक हब या स्विच? इनमें से किसके अंदर हब या स्विच का इस्तेमाल किया जाता है? बताओ, बताइए जरा जल्दी से, फटाफट से, क्या होगा इसका आंसर? बताओ बताओ बताओ, चाह रहे हैं कल से मैम, और डाउट है कि ओबीसी की सीट। मंजीत सैनी, आपके इस क्वेश्चन का जवाब मैं जल्दी दे दूंगी। मैं एक वीडियो लेकर आती हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ऊपर, उसमें मैं आपको सारी प्रॉब्लम की समस्या, जितनी भी आपको समस्याएं, उनका समाधान मिल जाएगा। कल मैं एक वीडियो लेकर आती हूँ आपके लिए, एक सेशन लेकर आती हूँ जिसमें मैं क्लियर करती हूँ सारे डाउट, ठीक है। जो भी डाउट आप लोगों को है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड, नीचे ऑफलाइन कमेंट जरूर कर देना, या हरियाणा के एग्जाम से रिलेटेड नीचे ऑफलाइन कमेंट जरूर कर देना। कल मैं सेशन लाती हूँ इस पर, आ जाओ। तो हब और स्विच का इस्तेमाल स्टार टोपोलॉजी में किया जाता है। स्टार टोपोलॉजी कुछ कुछ ऐसी दिखाई देती है, बीच में आपके पास क्या होगा, या तो स्विच होगा या तो हब होगा, बीच में एक आपके पास सिस्टम होगा जिसके इस्तेमाल से आप स्टार के जैसे, स्टार आकृति में बहुत से कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हो, ठीक है। हब और स्विच में क्या अंतर होता है? तो हब एक डंब टर्मिनल होता है। डंब टर्मिनल का मतलब होता है हब के पास खुद की मेमोरी नहीं होती, देयर इज नो मेमोरी एट ऑल इन हब, इसलिए इसको कहते हैं बुद्धू, ये सभी को मैसेज भेज देगा। लेकिन स्विच कैसा होता है? स्विच होता है इंटेलिजेंट। स्विच कैसा टर्मिनल होता है? तो स्विच होता है आपका इंटेलिजेंट टर्मिनल, इसके अंदर मेमोरी होती है, इसको पता है कि डेटा इस आईपी एड्रेस पर भेजना है, तो उसी कंप्यूटर को डेटा भेजता है, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया हुआ है, पढ़िए जरा इसको भी फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। 1 मिनट बचा, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, आ जाओ। इनमें से कौन सा प्रेषक माध्यम रोधी तांबे की तारों की 4 जोड़ का उपयोग करके बनाया गया है? इनमें से किसका इस्तेमाल 4 पेयर, 4 पेयर का मतलब है 8 तार हैं और 4 तारों का जोड़ा, समझ रहे हो? 4 तारों का जोड़ा मतलब एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, और एक जोड़ा ये हो गया। जोड़े के अंदर 2 चीजें होती है ना। 8 तार होंगी सिंगल और 4 जोड़े हैं, मतलब इस तरीके से। इनमें से किसके अंदर पाए जाते हैं? तांबे के यूटीपी कोएक्सल इंफ्रारेड या ऑप्टिकल फाइबर। यूटीपी केबल के अंदर, यूटीपी की फुल फॉर्म होती है अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर। यूटीपी की फुल फॉर्म होती है अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर केबल जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यूटीपी के अंदर ये 4 तांबे के जोड़े वाली तारें लिपटी हुई पाई जाती हैं। अब आप कहोगे क्या क्वेश्चन है? आया हुआ क्वेश्चन है, अब आ जाएगा क्वेश्चन, क्या करोगे? एग्जामिनर के घर जाके थोड़ी ना धरना दे दोगे भाई, वो तो सिलेबस के अंदर से पूछ रहा है ना चीजों को, तो इसको ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। क्वेश्चंस एप्लीकेशन वाले बच्चों को अवेलेबल हो जाएंगे, तो उसकी फिक्र बिल्कुल भी ना करें। आगे कोएक्सल केबल क्या होता है? तो कोएक्सल केबल होता है जो आप डिश टीवी एंटीना में इस्तेमाल करते हो, ठीक है। इंफ्रारेड ये वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड वेव्स जो टीवी कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल चीजें होती हैं ना, उनमें इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सर्विस प्रदान करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर ग्लास और प्लास्टिक का बना हुआ होता है, ग्लास और प्लास्टिक का बना हुआ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? पूर्ण आंतरिक रिफ्लेक्शन होता है। बस ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ यूटीपी के बारे में।
इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना बस, अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें 4 पेयर होते हैं जो 8 कलर कोडेड होते हैं। इनमें 4 कलर मेन पाए जाते हैं। देखो रंगों के ऊपर भी होगा क्वेश्चन, बस इतना ध्यान रखना। यूटीपी केबल यूज की जाती है लोकल एरिया नेटवर्क में, टेलीफोन के वायर में और इथरनेट केबल में। बस इतना ध्यान रखना है, सारी चीजों को रटना नहीं है। ट्विस्टेड पेयर केबल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल यूटीपी, और एक होते हैं शील्ड ट्विस्टेड पेयर एसटीपी। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख जाएगा ये एसटीपी है और ये आपका अनशील्ड है। एक में शील्ड लगी हुई है और एक में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, अनशील्ड है, बिना शील्ड के। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर ही रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट सर्विस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन ऑफ डोमेन नेम इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस? डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में चेंज करने के लिए, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में चेंज करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? करो जरा इसका आंसर, बताओ। बताओ जरा, बताओ 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 क्या होगा। चलें, तो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कौन चेंज करता है? डोमेन नेम सिस्टम चेंज करता है। इसका जस्ट अपोजिट अगर मैं कर दूंगी तो डीएचसीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है डायनामिक होस्ट, जिसकी फुल फॉर्म होती है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसका इस्तेमाल किया जाता है आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में चेंज करने के लिए, आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में चेंज करने के लिए। इसके बाद आता है आपका एआरपी, इसको कहते हैं एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एआरपी को कहते हैं एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसका इस्तेमाल किया जाता है टू मैपिंग करने के लिए, मैक एड्रेस को, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक एड्रेस को आईपी एड्रेस में शो करने के लिए, मैप करने के लिए एआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है आपका एसएनएमपी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। नेटवर्किंग के लिए इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फुल फॉर्म तो खैर इंपॉर्टेंट है ही है, इनके काम भी बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे चलें, इसका आंसर तो खैर डीएनएस ही था। आगे चलते हैं और चीजों को यहां पर देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताना है इसका आंसर क्या होगा। एक मिनट। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, 20 क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि अभी हरियाणा वाले बच्चों के लिए एक छोटा सा इवेंट है, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। इनमें से किस नेटवर्क में छिपे हुए हिडन टर्मिनल की समस्या आती है? हिडन टर्मिनल का मतलब क्या होता है? टर्मिनल का मतलब होता है कि भाई कहां से काम स्टार्ट किया और कहां पे काम को स्टॉप, छुपा दिया, कहां से काम को शुरू किया, कहां से काम को छुपा दिया, ये टर्मिनल्स होते हैं। किस नेटवर्क में टर्मिनल छुपे हुए होते हैं? वायरलेस नेटवर्क में। वायरलेस, जिसमें कोई तार ही नहीं है, वहां पे कैसे पता कर पाओगे कहां से काम शुरू हुआ, कहां पे खत्म हुआ? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर ही रहा, पढ़ो जरा। व्हाट इज द लेंथ इन बिट IPv6? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में या इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 की लंबाई कितनी होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में बिट के अंदर देखना है, आंसर मत कर देना शैतानो, ऐसे ही कर देते हो, पूछ लो, देख लो, उसने बिट बोला है, बिट तो खैर आपको पता है।
इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 होता है और मैक एड्रेस होता है। इन दोनों को लॉजिकल एड्रेस कहा जाता है आईपी को, और मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस कहा जाता है कंप्यूटर का। IPv4 में 32 बिट की लंबाई होती है, IPv6 की 128 बिट की लंबाई होती है और मैक एड्रेस 48 बिट की लंबाई के साथ रहता है। तो यहां पर पूछा गया इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 के बारे में, बिट में पूछा 128 कर देना, बाइट पूछता तो क्या करते, 8 से डिवाइड कर देते। ठीक है जी, चले आगे, आ जाओ एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या दे रखा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ आईपी एड्रेस बिलोंग टू द डैश लेयर ऑफ ISO OSI रेफरेंस मॉडल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अभी फिलहाल के लिए मैं दूंगी आपको आज का होमवर्क, जिसका आंसर आप सभी को ऑफलाइन कमेंट करके जरूर जरूर बताना है, और कल के सेशन में मैं आपको पूरा OSI लेयर बहुत ही अच्छे से समझाती हूँ। देखो, OSI एक लेयर थी जो ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई, ताकि लोगों को समझाया जा सके कि इंटरनेट काम करता कैसे है। ठीक है, टोटल 7 लेयर होती हैं OSI में। क्वेश्चन दे रखा है कि आईपी एड्रेस का सिद्धांत कौन सी लेयर में आता है। एक तो आपको होमवर्क में बताना है वो सातों लेयर कौन सी हैं, उन सातों लेयर को या इन शॉर्ट OSI को पूरी तरीके से खोलकर मैं आपको कल की क्लास में बताती हूँ दोपहर 1 बजे। अब जो क्लास आप ले रहे हो दोपहर 1 बजे वाली, इसमें कुछ क्या बहुत ही अंतर दिखाई दे रहा होगा। कैसी लग रही है ये नई बदली बदली सी क्लास, जरूर ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। दिल्ली पुलिस वाले बच्चों को अगर किसी भी चीज में कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर देना। कल जैसे आज हरियाणा का सेशन ले रही हूँ, कल आप लोगों का ले लूंगी सेशन, जिसमें मैं आपके कंफ्यूजन को क्लियर कर दूंगी ना। सेशन को करते हैं बच्चा, फिर हम यहाँ पर एंड, मिलते हैं कल ठीक दोपहर 1 बजे। तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और बढ़िया से बस मस्ती मस्ती करो, मजाक करो, हंसो, गाओ, खेलो, खिलखिलाओ। ठीक है, और बस ऐसे ही रहो। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।